दोस्तों, रैंकाइन एकेडमी के यूपी लेखपाल सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास के 25 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके अंतर्गत हम लोग अपना चौथा लेक्चर लेके आ रहे हैं, चौथा चैप्टर लेके आ रहे हैं। और उसमें से आज का जो टॉपिक है द्वितीय हरित क्रांति। जैसा कि आपको पता ही है कि कल के लेक्चर में हमने प्रथम हरित क्रांति को देख लिया था कि सर्वप्रथम विश्व में किसने हरित क्रांति की स्टार्ट की, फिर भारत में कौन हरित क्रांति का जनक बना, किसने हरित क्रांति को प्रोत्साहन दिया। और हमने कुछ आंकड़े देखे थे कि कैसे हरित क्रांति के पहले और हरित क्रांति के बाद उत्पादन में अलगाव यानी कि भिन्नता आई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? द्वितीय हरित क्रांति। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति के विषय में ऐसा बोलते हैं कि सन 2006 में विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया। आप लोग समझ गए होंगे कि यदि द्वितीय हरित क्रांति की बात करें तो सन 2006 में विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने एक अधिवेशन टाइप का हुआ था, तो उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। जैसे कि 1966 और 67 में प्रथम हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था, उसी प्रकार से सन 2006 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का चयन, द्वितीय हरित क्रांति में क्या हुआ? उन्नत बीजों का चयन, यह प्रथम में भी हुआ था। क्षेत्रीय भूमि की दशा के आधार पर किया जाएगा। पहले क्या था? प्रथम हरित क्रांति में क्या था कि हम सिर्फ उन्नत बीज लाए थे और उसको खेतों में लगा दिया था। लेकिन द्वितीय क्रांति में क्या हुआ कि हम जो उन्नत बीज है उसको क्षेत्र या फिर ज़मीन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो यूपी की ज़मीन किस तरीके की है और उसमें किस तरीके का बीज होना चाहिए। होता है ना कि हर बीज हर ज़मीन में सूट नहीं करती, हर अलग अलग बीज के लिए अलग अलग ज़मीन होती है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया, सिर्फ गेहूं चावल नहीं। प्रथम हरित क्रांति में क्या था कि हम सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा पाए थे, लेकिन यहाँ पर और भी जो गन्ना बाजरा इस सब की खेती होती है उस पर भी उत्पादन पे जोर दिया गया। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा अनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादन एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर बल दिया गया। जैसे हाइब्रिड बीज होते हैं ना, हाइब्रिड बीज के एक बीज को दूसरे बीज में मिक्स करके एक कोई नई क्वालिटी का तीसरा बीज का उत्पादन कर लिया। तो उस प्रकार से वैज्ञानिक सहायता से बीजों में संक्रमण करके उनको अधिक शक्तिशाली बीज बनाने की दिशा में भी काफ़ी प्रयास किया गया द्वितीय हरित क्रांति में। आइए बात करते हैं और क्या काम हुआ। इस चरण में ड्रिप सिंचाई का जो बूंद बूंद टपकता हुआ पानी होता है एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का अर्थ क्या होता है? जैसे आपका एक खेत है, आपने उसमें कुछ बोया हुआ है तो पूरा खेत में पानी भरते हैं पाइप लगाकर। लेकिन जो स्प्रिंकलर सिंचाई होती है वह एक मशीन लगी होती है जो फव्वारे की तरह पानी को उड़ाती है ऊपर, और ऊपर से पानी बरसात के पानी की तरह, जैसे रिमझिम रिमझिम पानी बरसता है ना बरसात का, तो उस तरीके से पानी बरस बरस के खेतों को सींचता है। उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल साधनों के प्रयोग पर बल दिया गया। यानी कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, इस प्रकार की सिंचाई पद्धति को द्वितीय हरित क्रांति में अपनाया गया। ठीक है ना। तो काफ़ी इसमें अंतर है। द्वितीय हरित क्रांति में लेटेस्ट यानी कि वैज्ञानिक जो मशीन है इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है कि क्षेत्र के हिसाब से उन्नत बीज बनाए जाए और जो उन्नत बीज हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन करके, संक्रमण करके और अच्छी तकनीक के बीजों का उत्पादन किया जाए। और सिंचाई में ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई, जैसे बारिश का पानी होता है उस तरीके से एक फव्वारा टाइप का बनाकर सिंचाई की जाए। इसके साथ ही वाटर शेड मैनेजमेंट द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में भी उपाय किए जाएंगे। और क्या हुआ? वाटर शेड यानी कि जैसे कि पानी को ट्रैप कर लो, पानी को, बरसात का पानी हुआ, अब कोई बंजर भूमि है तो वहाँ पर क्या होगा? सामान्यतः कम बारिश होता होगा, तो उसको वाटर शेड मैनेजमेंट यानी कि पानी को ट्रैप करके, पानी को इकट्ठा करके, जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि का मतलब क्या होता है दोस्तों? बंजर भूमि का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर ऐसी भूमि जहाँ पर लगभग 100 सालों से ऊपर तक
कोई वहाँ पर खेती बाड़ी का काम नहीं हुआ है, या फिर आज तक जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई कभी वहाँ पर खेती ही नहीं हुई, ठीक है ना, उसकी जुताई ही नहीं होती, बंजर भूमि है, तो उसको उत्पादन बनाने के लिए, उस बंजर भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, पैदावार बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम वाटर शेड मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट के द्वारा होता है क्या है कि पानी को हम ट्रैप करते हैं, और जो बंजर भूमि होती है जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती, बंजर भूमि का मतलब कि वह खेत काफ़ी दिनों से उसकी जुताई नहीं हुई है, तो वहाँ पर भी उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। वहीं द्वितीय हरित क्रांति कृषिगत आय वृद्धि पर आधारित थी। जो द्वितीय हरित क्रांति का एक मुख्य उद्देश्य था कि कृषक की आय को इंक्रीज करना। तो आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से कि प्रथम हरित क्रांति की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1966 से 1967। द्वितीय हरित क्रांति की सन 2006। श्रीनाथन जो आप लोगों ने कल देखा भी था, उन्हें प्रथम हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और सन 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आह्वान किया था कि नहीं, द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए। तो किस किस दिशा में द्वितीय हरित क्रांति में काम हुए, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिकी, इंजीनियरिंग, ठीक है ना, इन सब बातों को हमने देख लिया। तो आइए आगे देखते हैं। भारत में महत्वपूर्ण अन्य क्रांतियाँ, भारत में महत्वपूर्ण अन्य क्रांतियाँ। देखिए, क्रांति सिर्फ कृषि में नहीं हुई, मत्स्य उत्पादन में भी हुई, मछली उत्पादन में भी क्रांति हुई, तिलहन उत्पादन में भी क्रांति हुई, ठीक है ना, जो तिलहन होता है जिससे कि तेल बनता है, उसके उत्पादन में भी क्रांति हुई। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्रांतियाँ हुई। दुग्ध उत्पादन में भी क्रांति हुई, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्रांति हैं उसको देखते हैं कि कब क्रांति स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट किया और उसका संबंध किससे है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, क्रांति, जो क्रांति शब्द का मतलब क्या होता है कि एक जन जागरूकता, किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर कोई जागरूकता आ जाए। जैसे था ना कि भारतीयों ने क्रांति कर दी, आज़ादी की इच्छा तो भारतीयों में पहले से ही थी, लेकिन वो क्रांति कब किए, जब उनके अंदर एक जन जागरूकता आई। दूध उत्पादन का काम जो है वो वैदिक काल से ही होता रहा है, भारत में वैदिक काल से ही होता रहा है, कम से कम 3-4 हज़ार साल पहले से ही। लेकिन इसमें क्रांति करने की ज़रूरत क्या पड़ी, दूध तो गाय ही देगी, दूध तो भैंस ही देगा, ठीक है ना, गाय और भैंसी से दूध हम निकालेंगे। लेकिन अब क्रांति से क्या असर पड़ेगा कि इसके उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। गाय भैंस जो हैं कैसे अधिक दूध दें, उसका कैसे समुचित प्रयोग हो, उसके बारे में इसके बारे में अधिक जन जागरूकता फैलाई जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, श्वेत क्रांति, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना। तो 1964 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो थे, एक इंजीनियर थे, इनको इसके लिए दूध उत्पादन का जो होता है उसके लिए इन्होंने कोर्स किया था, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई की थी। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वो दूध उत्पादन के लिए यानी कि श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के ही प्रयासों से दूध में क्रांति आई, दूध उत्पादन में क्रांति आई, ठीक है। नीली क्रांति 1985 और मछली उत्पादन, हीरालाल चौधरी व डॉक्टर अरुण कृष्णन। नीली, आपसे प्रश्न कैसा पूछेगा कि नीली क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, 1985। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली उत्पादन से, ठीक है ना। ये हीरालाल चौधरी, डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये सब कम आता है, लेकिन डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हैं वह श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम काफ़ी अधिक आता है। अमूल कंपनी का नाम आप जानते होंगे, ठीक है। गुलाबी क्रांति, जो झींगा होता है, झींगा औषधि प्याज उत्पादन, प्याज जो होता है ना, खाने वाला प्याज जो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है होता। तो 1970 में दुर्गेश पटेल के प्रयासों से इसको गुलाबी क्रांति को स्टार्ट किया गया, यानी कि दुर्गेश पटेल को ऐसा मानते हैं कि यह गुलाबी क्रांति के जनक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति और गुलाबी क्रांति। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध जो है मछली उत्पादन से है, एवं गुलाब क्रांति का संबंध झींगा औषधि या प्याज उत्पादन से है। संबंध वाले प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। आइए आगे देखते हैं। पीली क्रांति, पीली क्रांति होता है ना, जो पीला पीला होता है, सरसों, दलहन, ठीक है। तो खाद्य तेल या फिर तिलहन उत्पादन से। सैम पित्रोदा इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है
कि कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, जैसे पीली क्रांति पूछा तो खाद्य तेल से, श्वेत क्रांति आपसे पूछ लिया तो दूध उत्पादन से। सिल्वर क्रांति, सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन या फिर पोल्ट्री, जो अंडा होता है अंडा उत्पादन या फिर पोल्ट्री, इसका संबंध इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले प्रयास किया था 1980 में कि अंडा उत्पादन और पोल्ट्री उत्पादन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए, यानी कि इनके उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए। लाल क्रांति मांस या फिर टमाटर, ठीक है, विशाल तिवारी 1980। तो लाल क्रांति का जो संबंध किससे है, मांस या टमाटर से है। गोल्डन फाइबर क्रांति उत्पादन शहद एवं हार्टिकल्चर, जूट निरपाक तुतेज, ठीक है ना। हार्टिकल्चर का मतलब क्या होता है कि जो कोल्ड स्टोर टाइप की यदि बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से कौन सी क्रांति और किससे संबंध है, इस पे प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि द्वितीय क्रांति को हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से विस्तार से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, ठीक है ना। द्वितीय क्रांति कब हुई और उसके प्रयासों को हमने यहाँ पर देख लिया। अब आइए अब एक नया टॉपिक देखते हैं, क्या है सहकारी खेती। क्या है सहकारी खेती। देखिए सहकारी खेती में आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या है कैसे है, केवल एक लाइन में आप इसका अर्थ जानिए कि सहकारी खेती में क्या होता है कि कुछ किसान होते हैं, ठीक है ना, कुछ किसान होते हैं, यह एक संगठन बनाते हैं। जैसे एक क्षेत्र के 500 किसानों ने संगठन बना लिया और संगठन बना के एक कमेटी बनाते हैं और उसमें कुछ पदाधिकारी नियुक्त होते हैं और सब लोग आपस में मिलकर कैसे खेती होगी, कौन कौन से खाद बीज की इसमें ज़रूरत होगी, फसलों को कहाँ बेचा जाएगा, यदि किसी को पैसे की आवश्यकता है तो कैसे पूर्ति होगी, यानी कि एक प्रकार का यह संगठन होता है। यह भारत देश में बहुत अधिक सफल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कि आप बस सिंपल सा मान लीजिए कि एक यूनिटी बनाई जाती है, किसानों की एक यूनिटी बनाई जाती है और वह किसानों की जो यूनिटी होती है मिलकर आपस में कार्य करते हैं, ठीक है। खेती बाड़ी का जो भी कार्य होता है, पशुपालन का, खेती बाड़ी का, कैसे उत्पादन को बढ़ाया जाए, कैसे अधिक मार्केट वैल्यू हासिल की जाए, इस तरीके का कार्य यह कमेटियाँ करती हैं। भूमि के अपखंडन की समस्या का एक और उपाय सहकारी खेती है। इसके सहारे न केवल जोत उपविभाजन और विखंडन की समस्या का स्थायी समाधान संभव है, बल्कि इससे कृषि की अनेक समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। देखिए आपने एक चकबंदी पढ़ा था, चकबंदी में क्या होता है कि बिखरे बिखरे खेतों को आपस में जोड़ा जाता है कि आपका बिखरा हुआ खेत यहाँ पर है और इनका खेत इनके स्थान पे है, तो आपके खेत को इनके खेत को आपस में मिला दिया जाएगा और उसके बदले में आपको कहीं और खेत मिल जाएगा। इस प्रकार का चकबंदी का प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा हमारी पिछली कक्षाओं में। तो यहाँ पर सहकारी खेती में भी क्या होता है कि जैसे कि 100 लोग की यूनिटी बनी हुई है, 100 किसानों की यूनिटी बनी हुई है और 100 के खेत अलग अलग जगह हैं, तो ये आपस में मिलकर अपने खेतों का अदला बदली करके भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे संसाधन की बचत होती है। सहकारी खेती से आशय उस कृषि प्रणाली से है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के भूमिधर कृषक स्वेच्छा से अपनी जमीन एक में मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं। देखिए हमने यही बात की ना कि जो किसान इस सहकारी में, इस संगठन में शामिल हुए हैं, वो अपने खेतों को आपस में मिलाकर और उसको वितरित करके, जिसके पास जितना खेत था उसके अनुसार वितरित करके भी खेती करते हैं। यह शायद आप लोग को सुनने में थोड़ा आश्चर्यचकित लगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ऐसी जो चीज़ें हैं बिल्कुल ना के बराबर हैं, ठीक है ना, लेकिन भारत में कुछ स्थानों पर हैं। सहकारी काश्तकारी खेती, इसके अंतर्गत कुछ कृषक या भूमि स्वामी जिनकी अपनी जमीन होती है मिलकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं। देखिए अब सहकारी काश्तकारी खेती क्या होती है, हम उसी बात को बता रहे हैं कि कुछ किसान आपस में मिलकर खेती को करते हैं। सहकारी समिति ऋण, बीज, खाद आदि की सुविधाएं मुहैया करवाती हैं तथा अपने सदस्यों की उपज का विक्रय करती हैं। देखिए जैसे कि 100 लोगों ने मिलकर एक कोई सहकारी संगठन बना लिया, तो उस संगठन का काम क्या होगा कि उसमें से किसी व्यक्ति को ऋण चाहिए तो वह जो कमेटी होगी उसको ऋण देगी, उसके लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रबंध करेगी, अच्छी खादों की व्यवस्था करेगी, यानी कि सब सुविधा मुहैया करवाएगी, और जब उसका फसल पैदा होगा तो अच्छे रेट पे कैसे बेचा जाए उसके लिए भी प्रयास करेगा। सहकारी सामूहिक खेती क्या होती है, हमने काश्तकारी खेती को पढ़ा, अब सामूहिक खेती। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक भूस्वामी को अपनी भूमि सहकारी समिति को सुपर्द करनी पड़ती है। काश्तकारी में क्या है कि सब लोग मिलकर एक संगठन बनाएंगे और उनकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा।
लेकिन सहकारी सामूहिक, सामूहिक का मतलब कि आपस में मिलना होता है ना, सामूहिक का मतलब आपस में मिलना। तो सामूहिक खेती में क्या होता है कि जैसे 100 लोग मिले तो 100 लोग अपनी ज़मीन को उस कमेटी को दे देंगे। देने का मतलब ये नहीं कि उसके नाम लिख देंगे, नाम उनके ही रहेगा, बस सुपुर्द कर देंगे कि यह हमारी ज़मीन है, अब आप प्लान बताइए कि कैसे हमें इस पर काम करना है। यह सामान्यतः बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है। सहकारी समिति में प्रबंध का कार्य निर्वाचित परिषदें करती हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी के अलावा अधिशेष उपज में हिस्सा मिलता है। देखिए, निर्वाचित परिषदें, जो कमेटी में मेंबर होंगे, जो एक व्यक्ति निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा, वह इसका देखभाल करेगा। और सब लोगों ने अपनी ज़मीन इनको सुपुर्द कर दी, फिर उसी ज़मीन पे यही लोग खेती करेंगे, ठीक है ना। तो जब खेती करेंगे तो उसकी मजदूरी तो उन्हें मिलेगी ही, और जो उपज होगा उसमें भी उनको हिस्सा मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि सब लोग मिलके एक कार्य वहाँ पे करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिनके पास कम ज़मीन है, जिनके पास सुविधाएं अच्छी नहीं है, उनकी भी खेती अच्छी हो जाएगी, ठीक है, उनको भी अच्छी तरीके से सुविधाएं मिल जाएंगी कमेटी के माध्यम से। जैसे सपोज करिए, अब किसी के पास 10 बिस्सा ज़मीन है, किसी के पास 5 बिस्सा ज़मीन है, तो सब लोगों ने मिलाकर एक बड़ा भूभाग क्षेत्र बना लिया, ठीक है। फिर जो समितियां होंगी उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन आपस में देंगी, बोलेंगे तुम इस पे कार्य करो, और कुछ पैसा उनको कमेटी को आगे बढ़ाने के लिए देना होगा, और शेष पैसा इन्हें वापस मिल जाएगा। सहकारी गुणात्मक खेती, सहकारी खेती को गुणात्मक खेती का प्रतीक माना जाता है। इसके अंतर्गत गांव के कुछ या सभी किसान खेती की उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए संयुक्त रूप से आपस में मिलते हैं तथा सहकारिता का निर्माण करते हैं। देखिए, सहकारी गुणात्मक खेती फिर भी थोड़ी अच्छी है, यानी कि अच्छी होने का मतलब क्या है कि इसको बहुत लोग मानते हैं। जैसे कि गाँव में सपोज करिए कि 100 किसान रहते हैं, 100 फार्मर रहते हैं। अब 100 फार्मर के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है और बहुत अधिक या धनवान भी नहीं है, तो सब लोग मिलके एक कमेटी बनाते हैं, और कुछ जो मशीनें होती हैं पूरे गांव के किसान मिलके कुछ मशीनों को लाते हैं, जैसे कि हार्वेस्टर ले आए, ट्रैक्टर ले आए, हल ले आए, ठीक है ना, कुछ मशीनें ले आए, तो उसका सब लोग मिलके उसका उपयोग करेंगे। यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर, ठीक है ना, इन्होंने मशीनें ले आई और सब लोग मिलके उसका उपयोग करेंगे। यह होती है सहकारी गुणात्मक खेती। अब बात करते हैं सहकारी संयुक्त खेती क्या होती है। सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत छोटे छोटे भूस्वामी या किसान वर्ग अपनी जमीनें संयुक्त रूप से एकत्र कर देते हैं और संयुक्त रूप से खेती की जाती है, किंतु प्रत्येक किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व निरंतर बना रहता है। देखिए, सहकारी संयुक्त खेती में क्या होता है कि जो किसान कमेटी में शामिल हुए हैं अपनी सारी ज़मीनें को कमेटी के नाम से, एक तरीके से आप मान लीजिए कि यह सारी ज़मीन अब कमेटी की ज़मीन है, ठीक है ना, यह सारी ज़मीन अब कमेटी की ज़मीन है। लेकिन वास्तविक मालिक तो किसान ही होता है, ज़मीन उसके नाम से ही होती है, लेकिन अच्छी तरीके से खेती हो, ठीक है ना, जो अपने घर के आसपास ही उसको ज़मीन मिल जाए खेती करने के पर्पज़ से, उस पर्पज़ से सभी लोग अपनी ज़मीन को कमेटी के सुपुर्द करते हैं, और कमेटी जो होती है वो सभी किसानों में एक तुलनात्मक रूप से ज़मीन का वितरण करती है और सब लोग उस पर खेती करते हैं। सहकारी खेती की वर्तमान स्थिति देखिए, अभी हमने सहकारी खेती के बारे में देखा ना, ये किस तरीके से लोग आपस में मिलते हैं, अपनी ज़मीनों को कमेटी के सुपुर्द करते हैं, फिर कमेटी उनको वितरित करती है, फिर वो लोग खेती करते हैं, ठीक है। अभी इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कितने % लोग ऐसा काम करते हैं। मार्च 1969 तक सहकारी कृषि संबंधी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किया जाता था। यानी कि भारत सरकार जो है 1969 आज़ादी के बाद से 1969 तक ऐसी व्यवस्था का कार्य करती थी। इसके पश्चात यह कार्य राज्यों को दे दिया गया। आपसे यदि प्रश्न पूछे कि कौन से सन के बाद सहकारी खेती का कार्य राज्यों को मिल गया, तो 1969 के बाद। इस समय भारत में लगभग 9.1 हज़ार सहकारी कृषि समितियां संचालित हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं, तो भारत में इस तरीके की जो कमेटी है वो कितनी है, 9.1 हज़ार, ठीक है ना। इनके सदस्यों की कुल संख्या करीब 2.5 लाख है, यानी कि 9.1 हज़ार में, ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं आपस में उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या 2.5 लाख है। और इनके पास कृषि के लिए
3,75,000 हेक्टेयर भूमि, यानी कि काफ़ी कम लोग ऐसा कार्य करते हैं समिति में संगठित होके। 9.1 हज़ार सहकारी कमेटी हैं और उसमें करीब 2.5 लाख लोग मेंबर हैं और 3,75,000 हेक्टेयर जो भूमि है यह सरकारी समिति के सहकारी समिति के अंतर्गत आती है और लोग कमेटी जो होती है इसको संचालित करती हैं। इस प्रकार सहकारी खेती के अंतर्गत कुल कृषिगत भूमि का 0.34%, यदि भारत में 100% भूमि है तो उसमें से आधे प्रतिशत से भी कम 0.34% भूमि पर ही, यानी कि 3,75,000 हेक्टेयर जो भूमि है वह 0.34% ही है भारत में। ठीक है ना। इससे आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा कि इस प्रकार की जो सहकारी खेती होती है वो काफ़ी कम क्षेत्रों में होती है। अब देखते हैं इससे कोई लाभ भी होता क्या। सहकारी कृषि प्रणाली के अंतर्गत छोटी एवं दूर दूर तक बिखरी हुई जोतों की समस्या स्थायी रूप से हल हो जाती है। देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे 100 लोग आपस में मिल गए, अब किसी का जो खेत है एक यहाँ है एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि दूर दूर है, तो जब सब लोग एक कमेटी में मिल गए तो जितना उसके पास खेत था उतना लगभग खेत उसको एक साथ ही मिल जाएगा, यानी कि सबको खेत इकट्ठा करके आपस में मिल जाएगा, आपस में सहमति बना के, आपस में बातचीत करके। तो यह इससे एक फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ें होती है, संसाधनों की बचत होती है ना, उसको दूर जाना है, एक जगह अपने संसाधन बना लिया और वहीं से सारा कार्य कर रहा है। सहकारी कृषि प्रणाली में व्यक्तिगत तौर से कृषि खेती करने पर होने वाले अपव्यय स्वतः कम हो जाते हैं, इससे छोटे किसान अधिक लाभान्वित होते हैं। अब यदि छोटे छोटे ज़मीन का टुकड़ा अधिक जगह पे है, यानी कि 1 एकड़ ज़मीन इसकी यहाँ पर है और 2 एकड़ ज़मीन 1 किलोमीटर दूर है, अब यह पानी की सुविधा बिजली की सुविधा दोनों जगह करेगा। यदि इसे एक ही जगह पर ज़मीन मिल जाएगी तो क्या होगा, अपव्यय यानी कि जो नुकसान है, जो अधिक पैसा खर्च है वह कम होगा। तो यह क्या है, सहकारी खेती का एक प्रॉफिट है। कृषि भूमि में होने वाली वृद्धि से उत्पादन, परिवहन, व्यापार आज विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। जब अपव्यय कम होगा तो उससे लाभ अधिक होगा। सहकारी खेती से ग्रामीण समाज में समानता को बढ़ावा देने से शोषण को नियंत्रित एवं लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में सहायता मिलती है। अब यदि कुछ लोग एक कमेटी में मिलकर आपस में कार्य कर रहे हैं तो उनके अंदर एकता की भावना आएगी, परिवार की भावना आएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि लोकतंत्र यानी कि जो एकता है, जो समूह की भावना है वह और मजबूत होगी। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने अपना चौथा जो लेक्चर उसको कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।